बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान, और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। मैं हमजा के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम अच्छे लगें। हम आईने के सामने, हाँ, हम होश में, वो तो हम होते ही उठते हैं, हम होश में आ जाते हैं, नींद का जो खुमार है ना वो उतर चुका। उसके बाद फिर हमारी अगली कोशिश क्या होती है कि हम फ्रेश नज़र आए, हम खूबसूरत नज़र आए, हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, बाल संवारते हैं, चेहरा संवारते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, और उसके बाद हम खुद पर रश कर रहे होते हैं। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर जो तोड़फोड़ है, जो हलचल है, वो क्या कहना चाह रही है, हमारे इनर में क्या चल रहा है। अच्छा नहीं, फिलॉसफर नहीं, लेकिन ये कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती का दारोमदार आपके अंदर से जुड़ा होता है, और अगर आप अंदर से फ्रेश हैं, खुश हैं, तो ही आपके चेहरे पर भी वो खूबसूरती नजर आएगी। तो कैसे जाने अंदर को, कैसे हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमजा का, कि हमें कैसे जानना है कि हम कैसे खुश रहें और खूबसूरत लगें। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने अंदर झांकें और अपने अंदर झांक कर देखें कि आप किस चीज़ से खुश होते हैं। अच्छा, पहले आपको ये पता हो कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है। सेकंड नंबर पर है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, आपकी इक़दार क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी सेहत के बारे में पता होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद आपका रिएक्शन, आप किसी भी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, किसी से हो जाती है, आपसे खुद से, आप समटाइम मुलाजमों पर बड़ा ही शाउट करना और इस तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये आपको आपका रिएक्शन। और फिर आपका रोल मॉडल कौन है। अच्छा, किसी भी सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हैं, और फिर आपका रोल मॉडल कौन है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप जब, मतलब ये सारी चीजें मिलाकर इसको कहते हैं खुद शनासी, कि आप खुद को कितना जानते हैं। हम लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन हमें अपने आप का यही नहीं पता चलता, हमारे पसंद क्या आता, हम खुश किस चीज से होते हैं। हम एक चीज के पीछे सारी जिंदगी दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन हमें खुशी का, हकीकी खुशी का पता ही नहीं। विशाल ने हमें एक फिलॉसफी पूरी समझाई है कि सबसे तो जो है वो बहुत जरूरी है। खुद शनासी बहुत जरूरी है। उसमें हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें कौन सी बातें जो हैं वो खुश रखती हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे हम नाखुश हो जाते हैं। एक तो हमें अपने बारे में ये पता होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा दूसरों के बारे में ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई ऐसी बात करें जो उनकी खुशी जो है उनसे छीन लेगी, तो हमें वैसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना है, और ऐसी बातें करनी है जिससे दूसरे लोग भी, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी खुश रह सकें, अच्छा फील कर सकें। जब आईने के सामने खड़े हों तो उनको अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अंदर से जो जेलसी फैक्टर है ना, वो हमें निकाल देना चाहिए, और हम उससे भी कई ज्यादा खुश रह सकेंगे। जब हम किसी से जलना छोड़ देते हैं ना, हम अपने हाल में खुश हो जाते हैं, तो फिर कोई भी ताकत जो है वो हमें रुला नहीं सकती, हमें दुखी नहीं कर सकती। बहुत सारी मौसम आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी खुश रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम इतनी अच्छी बातों के साथ, जो इशाल ने हमारे साथ ये रिसर्च है जो शेयर की है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त फैसले किए गए थे, पाबंदियाँ लगाई गई थी, सूबों से भी बातचीत हुई थी, सूबे भी ये बात मान गए थे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है इशाल, ख़ासतौर पर मैं ऐसे ग्रुप्स को देख रहा हूँ कि जो टूर्स लेके जाते हैं, टूर ऑपरेटर्स की हम बात कर लें, सयाहत, आपको पता है गर्मी के अंदर लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर चले जाएँ, और जो सयाहत के जो पेशे से मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए ये खबर है, क्योंकि वो पूछना चाह रहे थे क्या जो लॉकडाउन लगाया गया था ईद तक, उसके बाद क्या सयाहती मकामात पर जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता। तो वो आज हम आपको जवाब देने जा रहे हैं, और ये भी पूछेंगे कि ये फैसले क्यों मजीद बढ़ा दिए, और इस पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगाई गई है। NCOC ने कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर के सयाहती मकामात को ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला कर लिया है। NCOC का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जैसे, जबकि हमजा कह भी रहे हैं कि गर्मी अपना असर दिखा रही है, और इन दिनों में ही लोग जो हैं वो सयाहती मकामात का रुख करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, ठंडी जगहों पर जाते हैं, और ऐसी सूरत में NCOC की जानिब से कहा जा रहा है कि सयाहती मकामात जो हैं वो ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बंद रहेंगे। और
यहाँ पर सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि अगर SOPs पर अमल करते हुए सियाती मकामात को खोल दिया जाए तो फिर इसमें हर्ज क्या है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। और इस पेशे से मुंसलिक अफराद भी ये बात कर रहे हैं कि हमें जो नुकसान हो गया उसका इजाला करने के लिए हुकूमत के पास आखिर प्लान क्या है, हुकूमत उसके ऊपर क्या प्लान रखती है, हम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक ये सियाती मकामात खोल दिए जाएंगे। हमने देखा कि जब सियाती मकामात खुले हुए थे तो लोग बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे, वहाँ पर जा रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि रोड इस तरह से ब्लॉक हो गए कि 3-3 दिन तक लोग फंसे रहे थे। हुकूमत ने ये फैसले किए कोरोना के पेश नज़र, अब मज़ीद क्या फ़ैसले होने वाले हैं, इसी हवाले से हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए थे सयाहत से और स्टिल हैं, और सयाहत के शोबे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए, उनका कारोबार, उनका काम, उनके रोज़गार जुड़े हुए हैं। तो वो लोग खासे परेशान हैं क्योंकि उनके ये दिन कमाई के थे जब लोग जो है वो हिजरत करके सयाहती मकामात की तरफ जाते हैं और लोग वहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। अब सवालात जो हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर आतिफ खान साहब हमारे साथ जो है ना इशाल इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट फैसले कर क्या रही है। आतिफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना के मुस्बत केसेस की जो शरह थी वो अब कम होना शुरू हो गई है, हम कुछ देख रहे हैं। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सियाती मराकज़ क्यों बंद रखे गए हैं SOPs के साथ, अगर उनको भी खोल दिया जाए तो जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनका कारोबार मुतासर नहीं होगा। हुकूमत क्या फ़ैसले ले रही है? केसेस तो कुछ कम हुए हैं कोरोना के ऑब्वियसली, लेकिन जो ईद गुजरी है और फिर ईद के बाद से क्योंकि काफ़ी लोग मिले हैं, SOPs भी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से, मतलब हम लोगों ने खुद सारों ने कोशिश की है कि SOPs को फॉलो किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शहरों में तो फिर भी, लेकिन गांव में अभी तक लोग इतनी एहतियात नहीं कर रहे हैं, SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो केसेस कम हुए हैं, लेकिन अगर मज़ीद ये एहतियात ना की गई तो खुदा न खास्ता ये दोबारा से बढ़ सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि ऑब्वियसली सीज़न है, सीज़न तकरीबन शुरू हो गया है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो उन लोगों के कारोबार पे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये मजबूरी है इस वक्त हमारी। हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि जितने भी होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, स्पेशली टूरिज़म एरिया में, अगर वहाँ पे प्रॉपर SOPs फॉलो हो सकती हैं तो फिर इंशाल्लाह जल्दी इसको खोल लेंगे। मतलब अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सूबे के लिए तो स्पेसिफिकली तो टूरिज़म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए लोगों को भी ऑब्वियसली कोऑपरेट करना पड़ेगा SOPs पे, और जो होटल ओनर्स हैं उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको खोल लेंगे। लेकिन ये कि फ़िलहाल एकदम से अगर इतना लॉकडाउन रहा है और एकदम से फिर कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल स्वात 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं, कागान नारान 8-10 लाख लोग पहुंच जाते हैं, तो खुदा ना फिर से ये एक स्पाइक ना हो जाए, इस वजह से एहतियात कर रहे हैं। आतिफ खान साहब, जैसा कि आपने कहा कि SOPs को फॉलो करते हुए सयाहत का शोबा खोला जा सकता है, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सयाहती मराकज़ खोलने के हवाले से NCOC को कोई तजावीज़ भी दी गई हैं अब तक? इस वक्त तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि रिटर्न में कोई उनको तजवीज़ दी थी या नहीं दी थी, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जब फेडरल गवर्नमेंट से हमारे मिनिस्टर्स की, जितनी भी चीफ मिनिस्टर्स की होती है मीटिंग्स, तो उसमें इम्पॉर्टेंट तो हमारे सूबे के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक सेक्टर है टूरिज़म का। लेकिन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मजबूरी ये है कि लॉकडाउन करना पड़ा, और वो भी आपको पता है कि परसेंटेज इतनी बढ़ गई थी कि खुदा न खास्ता फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह इंडिया में हुआ कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी आ जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि हॉस्पिटल्स तो एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा एकदम से बढ़ेगा तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, हुकूमत को भी प्रॉब्लम होगी, लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से फ़िलहाल मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर सब्र कर लें ताकि ईद के बाद की सिचुएशन क्लियर हो जाए कि उसमें मज़ीद कमी आ रही है या खास्ता फिर से बढ़ने लगते हैं केसेस। ठीक है आतिफ खान साहब, फैसला क्या किया गया कि सयाहों को सूबे के सियाती मकामात पर आने से रोका जाएगा कैसे, क्या इकदाम उठाए गए? हम देखेंगे कि निवाह के जो लोग हैं उन्होंने तो आना जाना होगा, क्या सिर्फ सियाती शहरों में रिहाइश पजीर लोगों को ही आने की इजाज़त होगी?
जी एग्जैक्टली वो तो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगाई हुई है हर जगह पे, और सिर्फ उन लोगों को जो वहाँ के रिहायशी हों और वो उसका कोई प्रूफ दे सके कि हाँ मैं कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसके पास जिससे ये प्रूव हो सकता हो कि ये इस इलाके का फॉर एग्जांपल स्वात का है या और जगह हैं कागान नारान के हैं या दीर के हैं, तो उन जगहों पे अगर वो प्रूव कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग की अपनी रेजिडेंस है तो फिर तो जा सकते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट फिर से जाने शुरू हो जाए तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ईद पे या ईद के बाद स्वात में इस सीज़न में 8 लाख 10 लाख लोग आ जाते हैं, या इसी तरह कागान नारान में आ जाते हैं, या मरी में इतने ज़्यादा लोग चले जाते हैं, तो एकदम से अगर फिर तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जितना बर्दाश्त किया है लोगों ने या जितनी कुर्बानी दी है या जितना इस चीज़ का हमें बिल्कुल एहसास है कि लोगों की रोज़ी रोटी का मसला होता है जब कारोबार बंद होता है, तो खुदा न खास्ता वो मेहनत और वो सारी कुर्बानी ज़ाया हो ना जाए। यही वाला सवाल जो है ना आतिफ खान साहब आवाम का भी है जो सयाहत के शोबे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सीज़न शुरू हो चुका है, ऐसे में अगर ज़्यादा अरसा सयाहत बंद रहती है तो क्या आप इससे जुड़े अफराद की माली इमदाद करेंगे? पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जैसे लॉकडाउन लगा है उससे केसेस में कमी आनी शुरू हो गई है, तो उम्मीद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिरी बात है कि जो सियाहती एरियाज़ हैं उन लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो यही उनके 3-4 महीने होते हैं, तो इंशाल्लाह उस हद तक बात नहीं जाएगी। कोशिश करेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा ये कम होता है, ये केसेस पॉजिटिव केसेस कम होते हैं, और फिर साथ साथ SOPs को जितना हम देखें, अभी अगर पूरा सूबा हो तो पूरे सूबे में तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये केसेस कम हो जाएं और बाकी पूरे सूबे में या मुल्क में इतना मसला ना हो, अगर सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स का हो तो उस पर कोशिश करेंगे कि कंसंट्रेटेड उस पर एफर्ट करके SOPs को प्रॉपर फॉलो करवा के फिर इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कोशिश होगी ताकि इसको दोबारा से खोल सकें, और जो टूरिस्ट हैं वो भी आके अपनी एंजॉयमेंट कर सकें, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी कारोबारी ज़िंदगी और 3 महीने 4 महीने जो कि पूरे साल की उनकी कमाई होती है वो भी इंशाल्लाह उस तरीके से चलती रहे। जल्द से जल्द कोशिश होगी कि इसको दोबारा से खोला जाए। जी आतिफ खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, तो सयाहती मकामात पर तो आप अभी भी नहीं जा सकते हैं, पाबंदी जो है वो बरकरार है, तो बेहतर है कि आप लोग ट्रैवल ही ना करें। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं चलो जाके देख लेते हैं, अगर जाने दिया तो फिर हम आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर जो पुलिस वाले होते हैं, इंतजामिया के लोग होते हैं, उनसे बहस भी करते हैं लोग, तो ये बेहतर नहीं है, आप उलझना शुरू कर देते हैं। और हमें यहाँ पर अगर हमारे रवैये बेहतर रहेंगे, हम SOPs को फॉलो करते रहेंगे, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह सयाहत जो है उसका शोबा भी खोल दिया जाएगा, जैसे कि बाकी पाबंदियाँ उठा दी गई हैं। तो ये हमारे रवैयों के साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जो सख्तियाँ हैं, अगर हम अपने रवैयों को बेहतर करेंगे तो यकीनन अच्छे समरात मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लाहौर की जो सूरत हाल है। दोबारा से हम देख रहे हैं कि SOPs फॉलो हो तो रही हैं, लेकिन कोरोना एक बार फिर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट से 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब लाहौर के हवाले से बातें हो रही हैं कि शायद एक मरतबा फिर से जो है खुदा न खास्ता कोरोना मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है, तो हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत भी है। ऐसे में पाबंदियाँ जो हैं उनको नरम कर देना सख्त थी तो शायद हमें बेहतर समरात मिल रहे थे, और अब लाहौर में ही मुलाजमीन की जो मिली भगत है उससे कहा जा रहा है कि पैसे लेकर वैक्सीन लगाने के जो केसेस हैं वो सामने आए, जिस पर मुलाजमीन को मुअत्तल भी कर दिया गया। सूरत हाल इस वक्त लाहौर में क्या SOPs पर कितना अमल हो रहा है और हमें कितना मजीद जो है विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, बात करेंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये बात क्यों हो रही है कि लाहौर में ये खदशा मौजूद है कि फिर से सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है? इस वक्त सूरत हाल है क्या? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूरत हाल अगर हम कंपेयर करें पिछले 1 माह से तो वो बहुत बेहतर है। और पिछले तकरीबन अगर 15 दिन का आप कंपैरिजन करें तो उसमें भी आपको मतलब खातिर ख्वाह इजाफा नज़र आता है। ऑब्वियसली बिल्कुल नीचे नहीं गई है जो इस वक्त फिगर्स है, लेकिन एक स्टेडीली नीचे ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी एक आध दिन पॉजिटिविटी में शायद इजाफा होता है,
जो आप गालिबन जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात करें, आप जो लोग वेंटिलेटर्स पर हैं उनकी बात करें, तो उनके अंदर अब खातिर ख्वाह कमी हमें नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये बात कहते हुए बिल्कुल कॉशन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ पॉइंट टू बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि सूरत हाल अभी भी नॉर्मल नहीं है। हमें बहुत और मेहनत करने की ज़रूरत है। जितने भी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं उनमें गो के हुकूमत ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन ये बिल्कुल इसका ये मकसद नहीं है कि नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ख़त्म हो गए। अगर आप याद करें तो ये वो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस का ऑर्डर हुआ है कल जो रमज़ान से पहले था। हमने जो टाइमिंग्स चेंज किए थे वो स्पेसिफिक टू रमज़ान थे। उससे पहले हमारी मार्केट्स 10 बजे तक खुली रहती थी, अब वो 8 बजे तक खुली है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी जो ऑर्डर था वो इसी तरह 50% का था, दफातर का भी 50% का था। तो ये बिल्कुल कोई ऐसा इम्प्रेशन, गलत इम्प्रेशन होगा अगर कोई ये कह रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं खुला, लॉकडाउन प्री रमज़ान पोजीशन पे पहुंच गया है। अभी भी रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है, शादी हॉल्स अभी भी बंद हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू बी सेलिब्रेटिंग अबाउट। एट द सेम टाइम हमारे नंबर्स ज़रूर कम हो रहे हैं, हमारे पॉजिटिविटी के नंबर्स कम हो रहे हैं, हमारे जो डेली एडमिशन्स हैं वो कम हो रहे हैं, हमारे जो लोग वेंटिलेटर्स पर हैं उनकी तादाद में कमी आ रही है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि आज से 15 रोज़ पहले यानी कि 1 मई को हमारी जो डेली एडमिशन्स थे वो 1200-1300 की रेंज में थे, यानी कि रोज़ाना 1200 या 1300 रोज़ लोग हमारे हॉस्पिटल्स में लाहौर के अंदर रिपोर्ट करते थे। आपके इल्म में होगा कि पॉजिटिव का जो नंबर होता है वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हॉस्पिटल में सिर्फ वो आते हैं अब थर्ड वेव के अंदर ख़ास तौर पे जिनको कोई ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है या क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो 1 मई को हमारे पास तकरीबन 1200-1300 लोग आ रहे थे और अब हमारे पास तकरीबन 800-850 लोग आ रहे हैं। सो दैट्स द ट्रेंड जो पिछले 15-16 दिन के अंदर हमने ऑब्जर्व किया। इसी तरह अगर आप जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उनकी बात करें तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है, लेकिन ये नंबर भी 280 से ड्रॉप होकर 220 पर आया है। अगर आप जो फ्री वेंटिलेटर्स हैं सिस्टम में, जो वेकेंट वेंटिलेटर्स हैं इस वक्त, उनकी बात करें तो एक स्टेज ऐसी आई थी पिछले माह जब हमारे पास 92-93% ऑक्यूपेंसी हो गई थी और अब हमारे पास सिस्टम में तकरीबन 55% जो वेंटिलेटर्स हैं वो वेकेंट हैं। सो ये तासुर गलत है कि सूरत हाल ख़राब हो रही है। किसी एक दिन कम टेस्ट होने की वजह से समहाउ पॉजिटिविटी का ट्रेंड ज़्यादा नज़र आता है। हम रोलिंग एवरेज अगर 3 दिन के हिसाब से आपने कहा कि केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या हम ये भी समझें कि क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थी, लोग जो है अपने घरों को जा चुके हुए थे, उस तरह से टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, ये भी वजह हो सकती है कि केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हों और अब जैसे हालात जो है वो थोड़े से मामूल के मुताबिक हो रहे हैं तो केसेस बढ़ भी सकते हैं। हम खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है अगर SOPs पर अमल दरामद ना उस तरह से हो पाया या टेस्ट जो है वो रूटीन के मुताबिक होना शुरू हो गए तो केसेस बढ़ जाएं। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। SOPs को अलग करते हैं और केसेस को अलग करते हैं। देखिए, केसेस का ताल्लुक छुट्टियों के साथ नहीं है या नॉन रिपोर्टिंग के साथ नहीं है। मैं अगर बीमार हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं खांस रहा हूँ, तो मैंने हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है, उसका रिपोर्टिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे हॉस्पिटल के बेड ने अल्टीमेटली ऑक्यूपाई हो जाना। और यस, ये बात दुरुस्त है कि ईद की छुट्टियों में कदरे SOPs की कंप्लाइंस बेहतर थी, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ टू अर्ली टू से कि ईद की छुट्टियों का इम्पैक्ट आ गया है, बिकॉज सिस्टम में ये इम्पैक्ट नज़र आने में 6 से 7 दिन लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम NPIs आज इम्प्लीमेंट करते हैं उनका कल ही हमें रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट नज़र आ रहा है ये पिछले 1 माह की मेहनत का है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईद की छुट्टियों का है, उससे भी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, ईद की छुट्टियों से भी 2-3 हफ्ते पहले से आपके इल्म में है कि हमने सख्ती की हुई है बहुत ज़्यादा। मास्क के ऊपर बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो टॉलरेंस है लाहौर के अंदर, और इसी तरह जितनी भी मार्केट्स थी उनको टाइम पे बंद करवाया गया। रेस्टोरेंट्स के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। तब शादी हॉल्स पिछले 1 माह से तकरीबन बंद है, तो किसी तरह की कोई गैदरिंग्स भी नहीं हो रही है, और अगर किसी जगह पर होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जहाँ जहाँ भी वायलेशंस होती हैं, आपने खुद भी रिपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, वो वायलेशंस जो हैं उनको फौरी तौर पर उन पर एक्शन लिया जाता है और सख्त एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नर्म एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाता है, FIRs की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। सो ये जो ओवरऑल आपको सिस्टम में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, इसका ताल्लुक कतन ईद की छुट्टियों के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक पिछले 1 माह की मेहनत के साथ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। पहले आपने देखा होगा कि लोगों ने मास्क जो है वो नीचे अपनी चिन पे रखा होता था या जेब में रखा होता था, किसी के पूछने पे जेब से निकाल लेते थे या ऊपर कर लेते थे। अब आपको जनरली लोग मास्क पहने हुए नज़र आते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है आपको कि थोड़ी रियलाइजेशन ज़रूर है कि हमें अपनी एहतियात करनी है। बट
एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि अभी सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है और हमें एहतियात जो है वो अपने साथ रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये समझें कि लॉकडाउन उठ गया है और सूरत हाल बेहतर हो गई है और अभी हमें दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसीलिए दो तरह के हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार तबाह हो रहा है, इसलिए फौरी जो लॉकडाउन इस वक्त भी लगाया गया है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, SOPs पर जो अमल दरामद है वो हम करेंगे। दूसरे वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि ईद के बाद भी अगर एक हफ़्ता मज़ीद इसको एक्सटेंड कर दिया जाता तो जब 14 दिन मुकम्मल हो जाते शायद ज़्यादा बेहतर नतीजे आ जाते। क्या मज़ीद ज़रूरत नहीं थी? देखें, दोनों व्यूज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखें, हमें ऑब्वियसली हुकूमत जब इस तरह के फ़ैसले करती है तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस का उनको ख्याल रखना पड़ता है। आइडियल तो ये है कि आप इस वायरस से अगर बचना है तो 15 दिन का 28 दिन का एक मुकम्मल कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन कर दें, वायरस जहाँ है वहाँ पे मर के ख़त्म हो जाएगा, अपना साइकिल ख़त्म कर लेगा। लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। हमने पूरी दुनिया में देखा कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। दुनिया ने एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, आपने कारोबार के सिलसिले में, नौकरियों के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में मूवमेंट करनी है। ये वायरस मूवमेंट से फैलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैद हो जाएं और पूरी दुनिया से कट जाएं या अपने शहरों को दूसरे शहरों से काट दें। ये पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलती। हाँ, स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अब आपको क्वारंटीन कराते हैं 14-14 दिन एयरपोर्ट्स के ऊपर और उसके बाद अपने मुल्क में एंटर होने देते हैं। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वायरस ज़ीरो है, वहाँ पर भी अंदर उसकी इंटरनल सर्कुलेशन कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इस वायरस को कंट्रोल करना। तो ये कहना कि हम 7 दिन और करके एक साइकिल पूरा कर लेते, शायद वक्ती तौर पर उसको हम अचीव कर लेते, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके नतीजे शायद हमें ना मिलते। हमें तो बेसिकली लोगों को ये बावर कराना है कि इस वायरस की कमर तोड़ने के लिए एक ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है और वो ये है कि हम SOPs पे अमल दरामद करें। जब ये लॉकडाउन लगते हैं या सख्ती होती है तो वो बुनियादी तौर पर ऑब्वियसली बिल्कुल दूसरी जो ज़रूरी बात है वो वैक्सीनेशन है। जब हम लॉकडाउन्स करते हैं तो बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये होती है कि लोगों ने बैक एंड के ऊपर SOPs की कंप्लाइंस नहीं की होती। और कौन सी SOPs? बेसिक 2 SOPs हैं कि आपने मास्क पहनना है, आपने लोगों से हाथ नहीं मिलाना या गले नहीं मिलना, ऑब्वियसली यानी कि टच नहीं करना और अपने चेहरे को महफूज रखना। ये 2 बातें, अगर आप इन 2 बातों पर अमल करें तो हुकूमत को किसी भी स्टेज के ऊपर लॉकडाउन पे नहीं जाना पड़ेगा। और जिस तरह आपने खुद कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन के हवाले से खबर हम तक पहुंची। सर, वैक्सीनेशन के हवाले से खबर हम तक पहुंची, आप तक भी पहुंची होगी कि किस तरीके से पैसे लेकर मुलाजमीन, अस्पताल मुलाजमीन जो हैं वो लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे, वैक्सीनेशन लगा रहे थे। इसको किस हद तक रोका जा रहा है और क्या एक्शन, कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, ये आपके इल्म में होगा कि ये जो रोका गया है, ये जो खबर आई है, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये हमने खुद की है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें इस खबर को ब्रेक किया है हमारे लिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले से हमें इस तरह की इतलात मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो लाइन ब्रेक कराने के लिए या लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए या आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेट कराने के लिए पैसे लेते हैं। अब हमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इस तरह का जब कोई शिकायत होती है तो आपको उसको इंक्वायर करने के लिए यू नीड टू हैव अ कंप्लेनेंट। यूजुअली लोग इस तरह की बात करने के लिए सामने नहीं आते, लेकिन जब हमारे पास ये शिकायत आई, हमने अपने तौर पर अपने म्यूल्स वहाँ पर प्लेस किए। तमाम सेंटर्स में हमने लोगों को भेजा चेक करने के लिए कि कहीं इस तरह का कोई इशू तो नहीं। आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप जाएँ और आपको कोई यंग लोग अपने सेंटर्स पर नज़र आएँ तो उसका ये मतलब होता है कि लोग आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। फिर CCTV कैमराज लगाए गए और तकरीबन आप ये समझ लें कि 8-10 दिन की मेहनत के बाद ये एक काइंड ऑफ पूरा का पूरा जो गैंग था उसको आइडेंटिफाई किया गया और उनको सस्पेंड किया गया। और उनके खिलाफ एक्शन लेने का मकसद भी यही है कि हम इस तरह की किसी किस्म की कोई जो बद इंतज़ामी है या जो करप्शन है उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इसीलिए ये एक्शन हुआ है और ये हमारे अपने रिपोर्ट्स थी जिनके नतीजे में हमने इंक्वायर करके ये मामला इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद इन लोगों को सस्पेंड किया। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर साहब, ये भी बता दीजिएगा, बतौर सेक्रेटरी हेल्थ आप उस वक्त जो है अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, लोग हेजिटेंट बहुत ज़्यादा थे। अब हम देख रहे हैं कि जब 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग खुद को वैक्सीनेट करवाने के लिए आ रहे हैं तो लाहौर में खुसूसी तौर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर बात हो रही है, काम हो रहा है? जी बिल्कुल, आपके इल्म में होगा, पहले तो हमने सिर्फ लाहौर में एक बड़ा सेंटर बनाया था जब हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने सेंटर्स की तादाद बढ़ा के 4 कर दी। अब इस वक्त लाहौर के अंदर एज वी स्पीक 14 सेंटर्स काम कर रहे हैं और 4 मज़ीद सेंटर्स हैं जो
एक एक दिन के वक्फे से मज़ीद सिस्टम में आ जाएंगे। सो 18 सेंटर्स जो हैं वो अगले 3 से 4 दिन के अंदर लाहौर में ऑपरेशनल होंगे किसी न किसी स्टेज के ऊपर। और जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, जैसे जैसे हमारी जो वैक्सीनेशन की जो एज ग्रुप है वो नीचे आ रहा है और वैक्सीनेशन की जो हमारे लोग पोटेंशियल लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के डोर स्टेप पे या उनके करीब जाके उनको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि ये बहाना कम से कम ना हो या ये कम से कम ये हैंडीकैप ना हो हमारा कि दूर होने की वजह से लोग हमारे पास नहीं आते। इसके साथ साथ आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने अब मोबाइल एम्बुलेंसेज भी तैयार की हुई हैं जहाँ पे जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो नहीं मूव कर सकते उन लोगों को वैक्सीनेट वो करते हैं। सो वी आर वेरी प्रोएक्टिव ऑन दिस और रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे जैसे कोई सेंटर आइडेंटिफाई होता है वहाँ पर सेंटर बनाया जाता है। देखिए हमारे लिए सेंटर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती हैं कि वहाँ पर लोगों ने आना है, पार्किंग होगी, लोगों की मूवमेंट किस तरह की होगी। तो ये लग्जरी अगर हमारे पास होती तो हम हर गली में इस तरह का सेंटर बना देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी और चीज़ें, कोल्ड चेन मैनेजमेंट और पूरा का पूरा सेंटर का जो एक फ़्लो है उसको देखना होता है। तो जैसे जैसे हमें सूटेबल जगह मिल रही हैं वैसे वैसे इस नंबर को इंक्रीज़ करना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो इंतजामात लिए जा रहे हैं, सेंटर जो एक शुरू किया गया था अब 14 सेंटर्स हो चुके हैं, 4 मजीद पे काम हो रहा है, बहुत सी बात है। लेकिन 2 ही तरीके हैं जो कमिश्नर साहब ने भी बताया और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए सेम ही है। एक अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, दूसरा SOPs पर अमल दरामद करें। बिल्कुल ऐसा ही, अपने आप को तभी आप महफूज रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और हम बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया गया, पाबंदियां लगाई गई, अब वो उठा ली गई हैं और काफ़ी हद तक जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन उसके मनफी असरात तो नहीं देखने को मिलेंगे। सवालात ये उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना वबा की तीसरी लहर के फैलाव में 3 रोज़ तक कमी के बाद दोबारा इजाफा देखने में आया था। कल को अगर हम देखें ना तो 3000 से ज़ायद केसेस हो गए थे, लेकिन आज हम फिर बात कर रहे हैं तो 3000 की जो सतह है उससे केसेस नीचे आ गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं तो वो केसेस कम हुए हैं। 2556 जो हैं वो केसेस सामने आए हैं। सिंध के हालात की बात करें तो वहाँ पर कुछ अच्छे हालात हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास भी हुआ और मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जी के इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब सामने आया कि कराची शहर में उस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 11.8% तक पहुँच गए हैं ये केसेज। इजलास में फैसला हुआ कि SOPs पर अमल ना करने की सूरत में सख्त फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी तस्दीक की है कि भारत में जो पहले ट्रिपल म्यूटेंट था उसका जो पाकिस्तान में पहुंचने का कोई सबूत अभी तक ताहाल नहीं मिला। हम कह रहे थे कि जो भारतीय वेरिएंट है या म्यूटेंट है वो पहुंच चुका है, तो अभी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई है। फ़ज़ाई रास्ते जो है पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए तादाद जो है उनकी 80% तक कम कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान आने से पहले और पाकिस्तान पहुँचने पर कोरोना का जो PCR टेस्ट है वो भी लाजमी करार दिया गया है ताकि हम लोग ये जांच सकें कि कोई इस तरह का जो मुसाफिर है वो तो नहीं पाकिस्तान में आ रहा जिसको कोरोना हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि 30 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो रजिस्टर ख़ुद को करवा सकते हैं और 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो वॉक इन, यानी कि सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लें और वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी। हुकूमत क्या फ़ैसले कर रही है इसी हवाले से हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि केसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, लेकिन हम टेस्ट भी कम कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? देखिए जी, टेस्ट जो असल इंडिकेटर होता है वो आपका मुस्बित आशारिया होता है कि मुस्बित आने का जो आशारिया जिसको हम पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। टेस्ट जितने भी होते हैं उसमें से कितने % पॉजिटिव आते हैं वो आपको इंडिकेट करता है कि इस वक्त डिजीज़ का ट्रेंड क्या जा रहा है। तो हम लोग केसेस की तादाद से डिसीजन नहीं करते, हम पॉजिटिविटी रेशियो देखते हैं जो कि पिछले दिनों में 10 तक चला गया था, बाज़ शहरों में 15-20 तक भी गया था।
वो जो है वो कम होके अब कोई 7 के करीब आ गया है। मगर इसको अभी मजीद चलाना है, उसको ये कम से कम 3 तक आएगा तो हम समझते हैं कि जी चीज़ें कंट्रोल में है। तो अभी जाहिर है कि ईद के दिन गुजरे हैं, गो के पाबंदियाँ थी, मगर लोगों ने उस तरीके से, मैं समझती हूँ कि SOPs पे अमल दरामद नहीं किया और ईद की गैदरिंग्स भी हुई हैं। ईद की इज्तिमात में भी हमने देखा है कि लोगों ने डायरेक्शंस दी गई थी हुकूमत की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, पहने, एक दूसरे को ईद मिलने से गुरेज करें, मगर लोगों ने उस तरीके से SOPs पे अमल दरामद नहीं किया। तो इसलिए थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नज़र आ सकती है, मगर ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है और NCOC में डेली बेसिस के ऊपर इस डाटा की रोशनी में फैसले किए जाते हैं। तो अगर किसी स्टेज पर भी लगा कि ये दोबारा से चीज़ें इनमें इजाफा हो रहा है या कोई खतरनाक तरफ जा रही है, तो फिर फौरी तौर पर मैं समझती हूँ दोबारा से पाबंदियों की तरफ जा सकते हैं। अच्छा नौशीन साहिबा, लोग भी कुछ दो जो है वो उसमें ग्रोहों में तब्दील हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए था, 15-20 दिन मजीद एक्सटेंड करना चाहिए था। जैसे कि आपने कहा कि अगर सूरत हाल जो है वो कशीदा हुई तो हम लोग दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। तो क्या पाबंदियाँ बहुत जल्दी नहीं उठा ली गई? देखिए जी, पाबंदियां जो है, एक बात समझने की ये है कि ये कोरोना जो है ये अब कुछ अरसे तक, कुछ मैं कहती हूँ 2-1 सालों तक शायद ये हमारे बीच में मौजूद रहे। तो आप इतनी लंबी देर के लिए मईशत को रोक नहीं सकते। इसके अंदर हमारा खरीदार तबका, छोटे दुकानदार, उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो लोग जाहिर है कि उनका घर डेली बेसिस के ऊपर डेली कमाई की वजह से चलता है। तो ये फैसले तो ज़ाहिर है आप बहुत देर तक जो है इन चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं, उससे फिर दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जाहिर है कि उनके घर की रोज़ी, उनके घर के चूल्हे बंद हो जाते हैं। तो एक ये बड़ा नाजुक सा बैलेंस है जो हुकूमत ने देखना होता है कि मईशत भी चले और फैलाव भी रुके। तो SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है, मैं ख्याल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम ज़रा सख्ती करें कि लोग तमाम गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनसे गुरेज करें, गैर ज़रूरी गैदरिंग से। जिस तरह से कल भी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई है कि किसी किस्म के भी समाजी खेलों के या कोई और एक्टिविटीज़ है वो टोटली बैंड है। सिर्फ जो ज़रूरियात ज़िंदगी वाला कारोबार है उसको खोला गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा 30 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो वैक्सीन कब से लगवा सकेंगे? रजिस्टर तो वो ख़ुद को करवा पा रहे हैं। आप जिस तरह से कह रही थी, गवर्नमेंट जिस तरह से कह रही थी कि ईद के बाद 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद होंगे उन सब की वैक्सीनेशन खोल दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन का भी अभी आगाज़ नहीं हुआ। जी बस ये इंशाल्लाह ताला ये स्टेप वाइज है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो मेन फोकस हम लोगों का है कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद जो है वो बढ़ाएं। और इसके लिए 2 मास वैक्सीनेशन सेंटर्स तो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला खुल रहे हैं और उन दोनों कैपेसिटी तकरीबन 10,000 वैक्सीनेशन पर डे की होगी। उसके अलावा तमाम हमारे BHUs वगैरह हैं और जो इस तरह जो पेरिफेरी में जो है इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ पर भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, नए वैक्सीनेटर्स कर ली गई है। तो ये तमाम होमवर्क हो गया, वो इंशाल्लाह ताला ये आपको इसी हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी वंस ये सारे सेंटर्स खुल जाएंगे, ताकि लोगों को जिस वक्त वो जाएं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्योंकि वैक्सीन अब इंशाल्लाह ताला वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है, तो ये सेंटर्स तैयार हो जाते हैं तो ये बाकी सबके लिए भी वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ताला खुल जाएगी। नौशीन साहिबा, ये भी बताइएगा, हम बारहा ये बात करते हैं कि जो हमारा तालीमी शोबा है वो बहुत ही मुतासिर हो रहा है, बच्चे घरों तक बैठ चुके हैं, महदूद हो चुके हैं। क्या इस हवाले से भी कोई मॉनिटरिंग चल रही है कि कब तक स्कूल जो है वो खोले जा सकते हैं, और क्या वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे? जी देखिए, 30 मई तक तो अभी एक्सटेंड की गई हैं, मगर ये रिव्यू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केसेस का जैसे जैसे केसेस आते हैं, पॉजिटिविटी कितने एरियाज़, कौन से एरियाज़ इफेक्टेड हैं, कहाँ पे फैलाव, इन सारी इंफॉर्मेशन की रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा। ज़ाहिर है हुकूमत की पहली प्रेफरेंस ये है कि जल्द अज जल्द जो है वो स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चों का हर्ज ना हो, मगर स्कूल जो होते हैं वो भी एक बड़ा स्प्रेड करने का जरिया बनते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो कई दफ़ा सिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो कैरियर्स बन जाते हैं और अपने घरों तक, बुजुर्गों तक वो फिर चले जाते हैं कोरोना। तो इसलिए ये बड़े नाजुक फैसले हैं। तो जैसे ही मैं समझती हूँ कि हालात साजगार होंगे, वो पहली प्रेफरेंस गवर्नमेंट की यही है कि स्कूल खुल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट मुतमईन है कि जिस तादाद में अब लोग खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, और क्या कोई अब
इस तरीके से कैंपेन भी लॉन्च की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि लोग ज़्यादा तादाद में आएँ, खुद को वैक्सीनेट करवाएं? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं नहीं समझती कि अभी लोग उतने, क्योंकि अभी आप अगर डाटा देखें तो जो टोटल वैक्सीनेटेड लोग हैं वो तकरीबन अभी 10 लाख से भी थोड़े कम हैं जिनको दोनों डोजेस कंप्लीट जी, और कोई 40 के करीब वो है जिनको जैसे पहली डोज या जिनकी वैक्सीनेशन शुरू हो गई हुई है। तो ये अभी बहुत कम तादाद है। हमारा टारगेट 7 करोड़ लोगों का है अगर हमने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर फैलाव को, और तो 2020 के आखिर तक दिसंबर तक हमारा टारगेट 7 करोड़ का है। तो इसीलिए अब तमाम वो इकदाम किए जा रहे हैं जिससे ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो। बिल्कुल डेफिनेटली कैंपेन्स भी चलेंगी और मैं समझती हूँ चल भी रही हैं। जितना मीडिया इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और जितने बड़े पैमाने पे आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी पब्लिक सर्विस मैसेजेस चल रहे हैं। टेलीफोन के ऊपर आप देखें कि रिंग टोन्स जो हैं उनके ऊपर ये मैसेजेस जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इसका असर ज़रूर होगा और जैसी हमारी कैपेसिटी बढ़ती है इंशाल्लाह मज़ीद लोगों को भी जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीन। नुशीन साहिबा, कितना वक्त तकरीबन लग जाएगा हमें, हम क्या समझें कि इस एंड तक या अगले साल तक हम लोग मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान को वैक्सीनेट कर चुके होंगे, हर्ड इम्यूनिटी का जो टास्क है उसको हम अचीव कर चुके होंगे? जी, ये मैंने बताया कि हमारा टारगेट जो है वो 7 करोड़ लोगों का है और अल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हम इस टारगेट का मेजर हिस्सा जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, कुछ रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, वो कुछ इंसेंटिव्स दे रही हैं, कुछ पाबंदियां लगा रही हैं लोगों पर जो वैक्सीनेट खुद को नहीं करवा रहे हैं। क्या कल को पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल हो सकता है कि हुकूमत या तो इंसेंटिव दे रही हो या फिर लोगों के ऊपर सख्ती कर रही हो कि खुद को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं, अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी वजह से दूसरों की जिंदगियां खतरे में हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो मेरा ख्याल है कि चॉइस नहीं है हमारे पास कि हम अपने आप को वैक्सीनेट ना करवाएं। ये कौमी फरीज़ा समझ के हर एक को सामने आना चाहिए और लगवानी चाहिए। पर बहरहाल आपके सामने बताया कि 7 करोड़ हमारी 22 करोड़ की आबादी है, उसमें से आबादी जो है वो तकरीबन 18 ईयर्स से नीचे है। तो 18 ईयर्स के ऊपर की जो तकरीबन हमारी ये 10 करोड़ की आबादी है उसमें से अगर हम 7 करोड़ को भी लगा लेते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे। तो मैं समझती हूँ 7 लोगों को तो हमें जिस तरह भी करना पड़ेगा, हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा। मगर अब ये वैक्सीनेशन जो है, जाहिर है बहुत से लोग हमारे ट्रेवल करते हैं, बहुत से मुल्क से बाहर भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी मुश्किल हो जाएगी अगर वो वैक्सीन नहीं करवाएंगे। तो हालांकि वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब दूसरे मुल्कों के लोग जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर आपको अपने मुल्क देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रही थी और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम कर रही है और 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए भी जल्दी ये कहा जा रहा है, हो सकता है कि एक आधे हफ्ते के अंदर ही जो है रजिस्ट्रेशन कम अज़ कम ओपन कर दी जाएगी। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जितने भी हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं जो पाकिस्तान में 30 साल से ज़ायद उम्र के हैं, आप लोग तो कम अज़ कम खुद को रजिस्टर करवा के वैक्सीनेशन के प्रोसेस में शामिल हो जाए। बिल्कुल ऐसे, और जैसा कि नुशीन साहिबा कह रही थी कि इस साल के आखिर तक हम जो है वो हर्ड इम्यूनिटी का जो एक टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे और पाकिस्तान को वैक्सीनेट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम तमाम जो हालात हैं इस वक्त जो हम सख्तियाँ झेल रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है कि हम पहले जो चाइनीज़ वैक्सीन हमें लग रही थी और फिर पाकिस्तान में मौजूद थी, अगर हम देखें रशियन एक वैक्सीन प्राइवेटली यहाँ पर आई थी, वो भी लोग लगवा रहे थे। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, वो आई थी कोवैक्स के ज़रिए, तो वो भी अब लग रही है पाकिस्तानियों को। तो अच्छी बात है कि वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट मंगवा रही है और आप लोग अब बस वैक्सीनेट करवाना शुरू कर दें। गवर्नमेंट के पास वैक्सीन वाफिर मिकदार में इस वक्त मौजूद है, इस पर बहस न करें वैक्सीन है कि नहीं है, लाजमी जाएँ। एक बंदा अभी तक सामने नहीं आया जिसने कहा होगा जी मैंने पहली डोज लगवाई थी, दूसरी डोज लगवाने गया तो डोज मौजूद नहीं थी। ऐसा एक केस भी नहीं है और ऐसे केस भी बिल्कुल सामने नहीं आए हैं जिनको कोई रिएक्शन हुआ हो, जिनके ऊपर कोई ऐसे मनफी असरात हुए हों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये जो आपके दिमागों में, जहनों में कोई शक को शुबहात थे वो भी दूर हो जाने चाहिए। हम लोग डेली बेसिस पे बैठ के इसीलिए इतना बोलते हैं इस बात के ऊपर ताकि आपके जहन जो है वो इस हवाले से क्लियर हो जाएं और आप लोग जल्द से जल्द जाके वैक्सीनेट हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
अभी हम आगे बढ़ते हैं हमजा, हम बार बार की बात करते हैं कि हमारे जो वतन की मिट्टी है वो बड़ी ज़रखेज़ है, बड़े ही मतलब कह लें काबिल बच्चे जो हैं वो इस धरती पर मौजूद हैं। 13 साल वो बच्चा जिसे शमशाल में मंगलिक सर करने के हवाले से जो मुहिम जो थे उन्होंने छोटा समझकर साथ ले जाने से इनकार कर दिया था, तैयार नहीं थे। आज उस नौजवान ने 19 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। क्या बात है, आप देखें ना कि जी कि एक दफ़ा किसी ने इनकार कर दिया, दिल भी टूटा होगा और ये भी ख्याल शायद आया हो कि नहीं मुझे तो शायद अब ये काम करना ही नहीं चाहिए, और फिर अब इस तरीके से सोशल मीडिया पर एक नाम, एक तस्वीर जो है वो सबके सामने आ रही है कि 19 साल नौजवान हैं शहरोज़ काशिफ हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर करके सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोपैमा होने का जो एजाज़ है वो भी हासिल कर लिया है और ये चोटी उन्होंने सर की है और 5वें पाकिस्तानी ये वैसे बन गए हैं जिन्होंने ये चोटी सर की है। और इतनी छोटी सी उम्र में हमजा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब आप जा सकते हैं क्या इतनी बुलंदी पर, इतना कोई चोटी सर कर सकते हैं? मतलब कि मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ ना, मतलब कि वैसे मैं सोचूं कि जी कि ये हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। और फिर आप कोई काम कर रहे हो ना इशाल, उसमें कोई शख्स आपको या कुछ लोग आपके भले के लिए यही चाहे, जब आपको रोक लेते नहीं आप अभी ये नहीं कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि लोग मोरल भी डाउन होता है, डिसहार्ट भी होते हैं, लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यू करना। और फिर बात यह है कि उन इलाकों से ताल्लुक़ ना होना, आप ये देखें ना कि उधर ही पले बड़े हों तो और चीज़ होती है, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं शरोज़, और ये माउंट एवरेस्ट सर करने से कबल पाकिस्तान में जो ब्रॉड पीक है उसको भी ये सर कर चुके हैं, इसी वजह से इनको ब्रॉड बॉय भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है और इनका नाम इसीलिए ब्रॉड बॉय रखा गया। हम देखते यही हैं कि हमजा मैंने एक बार देखा भी कि जब पहाड़ी इलाकों में आप जाते हैं तो जहाँ के रहने वाले वहाँ के जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल मुझे बहुत शौक है, एग्जैक्टली वहाँ पे जो बच्चे थे यार मैंने देखा वो बच्चे इतनी तेज़ी से चढ़ रहे हैं, पहाड़ों के रास्ते निकालते हुए ऊपर जा रहे हैं। हम लोग जो है उस तरीके से क्लाइंबिंग हमें शायद हम लोग में इतनी वो नहीं है, आदत भी नहीं है, शौक भी नहीं होता, लेकिन फिर दूसरी बात ये भी होती है कि हमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम उस तरीके से पहाड़ों को क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ जाएं। बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस जो जाने वाले हैं वहाँ के, वो बड़ी मुश्किलों से उन पहाड़ों के रास्ते जो हैं वो बड़ी आसानी से अबूर कर जाते हैं। तो शरोज़ से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि रोज़ आपको ये ख्याल कैसे आया जब आपको रोक दिया गया, तब कैसा लगा? शरोज़ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो, आपने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किया है। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पहाड़ी इलाके से आपका ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये शौक़ कैसे परवान चढ़ गया? छोटी सी उम्र में फादर के साथ एक दफ़ा जो है वो ऑफिशियल ट्रिप पे गया, तो वहाँ पे कुछ लोगों को देखा एक छोटी सी पीक पे जाते हुए, तो तब से जो है वो मैं एज अ किड मैंने भी ज़िद की कि मैं खुद भी जाऊँगा, तो तब से जो है वो एक करियर स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का पीरियड है और आज मैंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर किया। अच्छा, घर वाले बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे जब आपको मना किया गया कि आप बहुत छोटे हो, अभी आपको साथ नहीं ले जा सकते या आप ये सर नहीं कर सकते, आपका काम नहीं है, तो कैसा फील हुआ था? किस तरीके से खुद को फिर से मोटिवेट किया कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ? हर चीज़ के लिए आई वॉज सुपर मोटिवेटेड, आई वॉज सुपर एनर्जेटिक, इवन आई वॉज 13 years old, 14 years old, तो मैं जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो भाग के जाता था पहाड़ों पे और यू नो लाइक जैसे वो शादी हॉल में बच्चे नहीं भागते हैं उस तरह मैं पहाड़ों पे भाग पड़ता था। तो बस काफ़ी एनर्जेटिक था शुरू से और फादर की सपोर्ट थी, घर की सपोर्ट थी। काफ़ी ज़्यादा हेट मिली कि क्यों जा रहा है, खुदकुशी करने भेज देते हैं। फिर समझते थे कि शायद इसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं, मैंने आज तक कोई स्पॉन्सर नहीं लिया। आई एम स्टिल स्पॉन्सर्ड राइट नाउ, मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं चीज़ में। तो बहुत हेट मिलने के बाद जो है ना वो आज जब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी मैंने सर की है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से जो लोग हेट कर रहे थे वही लोग अब कहते हैं कि प्राउड ऑफ यू, ये वो ब्ला ब्ला, तो बड़ा अच्छा फील होता है। बिल्कुल, कोई बचपन से ही प्लान था कि ये तो मैंने सबसे छोटी उम्र में पाकिस्तान में करके पूरे पाकिस्तानियों को दिखाना है, बस अल्लाह की तरफ से हो गया? आज से जब मैं 13 साल का था मैंने अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था, उसमें मैंने कहा था K2 और माउंट एवरेस्ट तो मैंने करना ही करना है, तो माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 रह गया है। अच्छा, ये भी बताइए शरोज़ कि हम लोग ये देखते हैं कि क्लाइंबिंग इतना आसान काम नहीं है, मतलब हम लोग नहीं कर सकते, क्या इसकी बाकायदा आपने तरबियत ली है या फिर खुद से ही ये खुद साख्ता ही आपका फैसला था, आपने शुरू किया और हो गया?
नहीं, मेरे टीचर हैं जाहिद राजपूत हैं, अहमद मुश्तबा हैं। मैं जो है वो जाहिद राजपूत काफ़ी अच्छे माउंटेनियर हैं, सरदू के चबोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। मैंने उनसे लेवल 1 एडवांस, लेवल 2 एडवांस ट्रेनिंग ली है। ठीक है। अच्छा, और भी कोई प्लान्स हैं? कौन कौन सी चोटियाँ सर करनी अभी बाकी हैं? मेरा प्लान है दुनिया में 14 8000 मीटर की चोटियाँ, जो कि अली सतपारा का भी ख्वाब था, तो इंशाल्लाह उस ख्वाब को लेके आगे जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपने अली सतपारा के ख्वाब की बात की है। आप किसको मतलब कि आइडियल मानते रहे, किस अभी भी मानते हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं कि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे आइडियल क्लाइंबिंग में रेनोल्ड मेसनर है। अच्छा। और उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि ब्रेव क्लाइंबर इज़ अ डेड क्लाइंबर। तो पहाड़ का थोड़ा फियर जो है वो रखते हैं अपने दिल में, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। अच्छा ठीक है, शहरोज़ आप पढ़ भी रहे हैं, अपनी पढ़ाई के हवाले से भी हमें बताएं। जी, कोविड की सिचुएशंस की वजह से आपको पता है कि सब स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, इवन दो आई एम डन विद माय कॉलेज, लेकिन सब बंद है। लेकिन आई वांट टू वर्क एज अ कमर्शियल पायलट इंशाल्लाह, तो जैसे ही खुलते हैं तो लेट्स सी। अच्छा शहरोज़, एक जब पहाड़ी एक चोटी आप सर करने के लिए निकलते हैं, क्या दिल में उस वक्त फीलिंग्स होती हैं? डर, फियर, ये तो होता ही होता है, आम बंदे के दिल में भी होता है, आपके भी दिल में होगा। वो सफ़र कैसा गुजर रहा होता है? क्योंकि हम देखते हैं बड़े पुरखतर रास्ते होते हैं, फिर ऊपर से मौसम ऐसा होता है कि बर्फीले पथरीले पहाड़ और बर्फीले पहाड़ और फिर जमा देने वाली सर्दी। किस तरीके से शब रोज़ गुजरते हैं? ये सफ़र कैसा गुजरता है? सफ़र बड़ा कठिन होता है। कभी कभार तो इंसान ये भी सोचता है कि यार किधर फंस गया हूँ, रस्सी से उठ के जो है वो मैं इधर रस्सियों पर लटका हूँ आके। लेकिन फिर जब आप अपने एम की तरफ देखते हो वहाँ पे और देखते हो वो उस खुदा की उस खूबसूरती को देखते हो, तो आप अपने आप को लकी फील करते हो कि इतने करोड़ों लोगों में से सर मुझे चुना गया है कि मैं जो है वो इस खूबसूरती को देख सकूँ आके। बाकी मुश्किलात तो ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम के -40 भी होता है, -38, -35, and it's not a normal temperature for mountains as well. It's not a normal temperature. -40 is too much. Everything was freezing there. तो इवन तो आपके ऑक्सीजन मास्क के अंदर जो है ना वो बर्फ जम जाती थी और आप सांस नहीं ले सकते थे, तो आपको बार बार वो निकालना पड़ता था। अच्छा ठीक है। शहरोज़, हमें आप ये भी बताएं कि आपने पहले बात की कि जी कि हेट स्पीच का मुझे सामना करना पड़ता है कि जी कि ये ख़ुदकुशी करने के लिए जा रहे हो, या फिर तुम्हें तो स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो तुम स्पॉन्सर्स के पीछे इस तरह से करते हो। स्पॉन्सर्स आपने बताया कि आपको नहीं मिलते, आपके जो फादर हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो शौक उनको मौजूद है लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या स्पॉन्सर्स होने नहीं चाहिए? स्पॉन्सर्स हों तो उसमें बुरी बात क्या है? आपके क्रिकेट को भी तो स्पॉन्सर्स मिलते हैं। सर मसला ही यही है कि स्पॉन्सर्स ही तो नहीं मिलते। बेसिकली माउंटेनियरिंग को स्पॉन्सर ज़्यादा इस वजह से अभी तक मिलते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत से स्पॉन्सर्स लेके जो है वो माउंटेन्स पे जाते हैं। तो बेसिकली मसला ये है कि माउंटेनियरिंग के अंदर इस वजह से स्पॉन्सर नहीं मिलते क्योंकि ये इट्स नॉट अ हाईलाइटेड स्पोर्ट्स। क्रिकेट की अगर आप बात करें तो क्रिकेट में तो आप शर्ट पे किसी का भी लोगो लगाएं तो आपको तो करोड़ों लोग देखेंगे, लेकिन माउंटेनियरिंग इज नॉट दैट थिंग कि आपको जो है वो करोड़ों लोग देख रहे हैं या ये करें। ऑब्वियसली एवरी स्पॉन्सर नीड हिज बेनिफिट्स एज वेल, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो स्पॉन्सरशिप में लैक करती है कि आपको उस तरह की कवरेज नहीं मिल सकती। दैट्स वाई मैं प्रेसिडेंट हाउस में गया, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मिला मैं, और 72 ईयर्स के बाद पाकिस्तान के बनने में 72 साल हो ही गए हैं तकरीबन। तो जो माउंटेनियरिंग की कैटेगरी थी ना वो PSB की स्पोर्ट्स बोर्ड में अब आई है जाके। तो आई थिंक सो कि दे विल वर्क ऑन इट आफ्टर एवरेस्ट। आई थिंक सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर मी, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। तो आई थिंक कि हम यंग क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स जितने भी टीचर्स हैं, और आई थिंक कि इसके अंदर थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास दुनिया के 5 बड़े पहाड़ हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ को ज़ाया करना चाहिए। हमें इस चीज़ को जो है वो थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। तो शहरोज़ को मैसेज देना चाहेंगे जो इस चीज़ का शौक रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वसाइल भी उनके पास उतने नहीं है, सपोर्ट नहीं है, क्या मैसेज देंगे उनको?
जस्ट डोंट लूज होप। मैंने भी नहीं छोड़ी, हर बंदे का दिन आता है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका दिल साफ है, तो खुदा आपके जज्बात को कभी ज़ाया नहीं होने देगा। और अगर आपको दुनिया में नहीं तो आखिरत में उसका सिला से बिल्कुल ठीक। शहरोज़ बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान साहब ने आपको एक बार फिर बहुत मुबारक हो। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और सिर्फ 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट आपने सर किया, और ये हम लोग सोच भी नहीं सकते और आपने तो कर दिखाया है और आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं यकीनी तौर पर। हम आगे बढ़ते हैं हमजा। पूरे रमज़ान में आपने बहुत कुछ खाया पिया है, ठीक है, और अब जो है हमें रमज़ान के बाद की रूटीन जो है उसको बेहतर करना है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमारी रूटीन में वाज़े फ़र्क होता है कि हमने रमज़ान में बहुत सारे मुरगन ग़िज़ाएँ हमने खाई होती हैं। नॉर्मल रूटीन में हम देखें तो हम वो चीज़ें नहीं खाते हैं जो कि हमारी सहरी और इफ्तार में हमारी जो रूटीन का हिस्सा रही हैं। टाइम का भी तो मामला है कि बिल्कुल हमारा जो है खाने बढ़ जाते हैं, मतलब हम मुख्तलिफ औकात जो है हमारे वो तब्दील हो रहे होते हैं। इसलिए अब हमें ख्याल भी करना है कि अब हमें क्या खाना है। फिर गर्मी बढ़ती चली जा रही है, डिहाइड्रेशन के मामलात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कराची की ख़ास तौर पर हम बात करें तो पानी के हवाले से बात हो रही है कि पानी तो इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा कराची के अंदर पिएँ। जो गर्मी है वहाँ पर जुज़वी हीट वेव की बात हो रही थी, अब तो उसको हीट वेव ही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बड़ी अच्छी बात कराची की मुझे ये लगी विशाल कि लोगों ने खुद बोतलें लेके उन्होंने फ्रीज़र लिए हैं और बोतलें रख के फ्रीज़र रख के वो लोगों में बांट रहे हैं पानी की, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है और लोग जो हैं दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, खुद का ख्याल करने के साथ साथ दूसरों का ख्याल करना ये बड़ी अच्छी बात है और ये आपके अंदर इंसानियत का पता देती है कि आपके अंदर इंसानियत मौजूद है, इंसानों का दर्द मौजूद है। तो हम भी इसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी रूटीन को अब मैनेज करना होगा। और फिर हम लोग रमज़ान के बाद क्या करते हैं कि हमारे 3 टाइम का हमारा मील तो होता ही है, जिसमें ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, फिर डिनर है। फिर उसके अलावा हम मंचिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा पी रहे होते हैं। तो हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है, पानी हमें कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, गर्मी और धूप से हमें किस तरीके से बचना होगा, तो इन सारी चीज़ों पर हमें बात करनी बिल्कुल। अब हमें रूटीन कैसे बनानी है, वापस कैसे रूटीन में है, फिर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। माहिर ग़िज़ाइया जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जवेरिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक। गुजरी आप लोग की? हमारी आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, खाते पीते बस इसी तरह घर पर। कोविड से हटकर कुछ खाया, मतलब कुछ अच्छा? जी जी बिल्कुल। आपको बताया ये फेस्टिविटीज होती हैं तो इजाजत होती है। हाँ, थोड़ा बहुत तो फिर हो जाता है। बट क्या आई डिड एक्सरसाइज अ लॉट। अब हमने क्या करना है, हमारी रूटीन बिल्कुल तब्दील हो गई। अब हमने मील्स बढ़ा दी हैं, गर्मी भी बढ़ गई। अब क्या करें, क्या खाना है, हमने कैसे प्लान करें अपनी डाइट? एक्चुअली जिस चीज़ से हम अभी फाइट कर रहे हैं ना, वो कोविड है। वो लोग जिनको कोविड हो चुका था, तो आपको पता है अभी काफ़ी ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो वीकनेस देखने में आ रही है। वीकनेस के मीन टू से दैट के पैनिक अटैक्स हैं, उसमें मैनेज नहीं कर पाते, जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक्स के चांसेस भी हैं। वीकनेस रोज़े रखने के वजह से भी आपको हो सकती है या कोविड के बाद भी है। तो उसमें हमारे पास देखें कि वाटरमेलन मौजूद है, तरबूज। आप उसको मतलब खजूर, जैसे कि खजूर की जो गर्मी आप तरबूज के ठंडक से और जो उसकी ठंडक है, तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से इक्वलाइज बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए मीट आइटम तो मीट लवर ऑलरेडी हैं। फ्राइड आइटम्स मेरे ख्याल से पूरा रमजान हमारे तमाम लोगों ने एंजॉय किया। हमने बिल्कुल उस पे फुल स्टॉप लगा दिया है। वो चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करती हैं, 2 वक्त दही का इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी भूलने वाली चीज़ नहीं है। आप जहन में रखें कि आपने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को माइनस नहीं करना। आपने दूध, दही, लस्सी चीज़ें, क्योंकि हम अपनी रूट से बिलोंग करते हैं, वी आर बैक टू अवर रूट्स। हम हर किसी को नहीं कह सकते कि आप चीज़ का इस्तेमाल कर लें, आप ऐसी मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, उनको प्रोसेस्ड चीज़ें सजेस्ट करें, वो नहीं। आप नॉर्मल हेल्दी ईटिंग में चले जाएं। फिर फलों सब्जियों का लोकली इस टाइम जो हमारे पास इजीली सीजनल फूड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में फ्रुक्टोज, नेचुरल फ्रूट शुगर्स, मौसमी फलों से जितना फ़ायदा उठाया जा सके उतना अच्छा है। आड़ू, लोकाट, तरबूज, खरबूजा, उसके अलावा हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स आजकल कम ज़रा मौजूद हैं, तो हम पॉम्फ्रेट जूस से रिप्लेस करें। फिर आपने इंस्टेंटली उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिनको कोविड हो चुका है और आफ्टर दैट वो थोड़ा सा पैनिक अटैक में आती चीज़ें, तो सबसे पहले
आपने कोई ऐसी चीज़ अपने तक नहीं पहुंचने देनी जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी में या किसी भी पैनिक अटैक में लेके आए। आपने फ़ौरन अपना जो है वो ब्रेन चेंज करना है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ फूड होता है और ज़्यादा तली हुई और घी वाली चीज़ें जो होती हैं उसे अवॉइड करना। हाँ, बड़े गोश्त से भी आपने अवॉइड करना है, उससे आप अवॉइड करें। जवेरिया, हमें बताएं कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग गर्मी का ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट और हेल्थी ब्रेकफास्ट है जो हमें लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें लंच क्या करना चाहिए और फिर हमें डिनर क्या लेना चाहिए? देखिए, अगर आप डिजीज़ प्रिवेलेंसी में है या आपको कोई प्रॉब्लम, सर्टेन प्रॉब्लम्स है, फिर आपका स्पेशल आपकी जो है वो प्रॉपर डाइट प्लान होगा। हाँ, डाइट प्लान होता है। तो अगर आप नॉर्मली हेल्दी पर्सन है तो आप एक चीज़ करें, बैलेंस डाइट में तवाज़न ग़िज़ा। आप अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, आप 7 o'clock भी अर्ली राइजर हैं, 6 o'clock भी हैं, आपने खाने को पूरा वक्त देना है, पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। वैसे तो नॉर्मली आपको पता है, जैसे हम अभी तो बोल देंगे कि जो जवार, बाजरा, इसकी रोटी खाएं, दलिया खाएं, पॉरेजेस ऐड करें और पॉरेजेस में आप रेजन्स, किशमिश ऐड कर लें, कुछ 6-7 बादाम ले लें, 11 बादाम ले लें, रात भीगे हुए ले लें। लोगों के बड़े क्वेश्चंस होते हैं इस पे भी कि किस तरह से ले लें, पहले क्या चीज़ खाएं, पानी कितना पहले लें। पानी आप पहले 2 गिलास पी लें, क्योंकि पानी तो आपने पीते ही अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है, अल्कलाइन करना है। मतलब वो एक बुक थी, अल्कलाइन और डाइट, कि बॉडी अल्कलाइन एसिडिक होती है जब आप ज़्यादा गोश्त ले लेते हैं, अल्कलाइन होती है जब आप अच्छा जो है फ्रूट्स लेते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। अच्छा। अल्कलाइन बॉडी सबसे बेस्ट है, एसिडिक बॉडी नहीं होती वो। मीन टू से दैट, जैसे गर्मियाँ हैं तो स्वेटिंग हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन और ये तमाम चीज़ें हो रही होती है, तो आपने अगर उससे बचना है तो आपने अपनी जैसे फिर आपका जो ब्रेकफास्ट है आप उसमें पॉरेज लें, एक आप डेयरी प्रोडक्ट ले लें, फिर प्रोटीन आइटम जो है वो लोग जो कि मसल बिल्डिंग कर रहे हैं वो 3 से 4 के करीब अंडे, एग वाइट्स दे सकते हैं। जिनको दिल का मसला है वो एग योक्स को माइनस, यानी अंडे की जर्दी को वो माइनस कर सकते हैं। लेमन वाटर, वज़न कम करना चाहते हैं, लेमन वाटर विद कलवंजी ज़रूर यूज़ करें। एक चुटकी कलवंजी जो है वो 1 कप लेमन वाटर के साथ, मेरे ख्याल से अगर आप 21 दिन भी ले लें तो आपका जो लोअर बेली फैट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई खाना ऐसा भी है जो हम स्किप कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम कोई स्किप कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से डोंट स्किप मील्स और टेक मील्स ऑन टाइम। बर वक्त खाना खाना, पोर्शन साइज कंट्रोल करना और क्वालिटी फूड की। मीन टू से दैट ये नहीं कि आप देखिए हम उन लाहौरियों से, उन लोगों से मुखातिब हैं जो नान, चने, कुलचे और इस तरह की फॉरेन रूटीन वापस आ गया। जो डाइट आप उनको बता रही हैं नहीं इस टाइम, और हाँ स्पेसिफिकली उसके बाद वो दे आर गोइंग टू स्मोक, फिर वो स्मोक भी करते हैं और उन्होंने 2 कुलचे खाने हैं, वो एक लाहौरी जो चने हैं वो। आप वो बात वो चने ओवरनाइट किस तरह से वो आपका अंदर जाके स्टमक खराब करें, आपको पता ही नहीं स्पाइसेस कैसे यूज़ है, ऑयल कैसा यूज़ है। अब तो जवेरिया बात हो रही है कि जी कि आप 5 मील्स लें। हाँ जी। और हम फिर भी बात, घरों में आमतौर पर 3 खाने ही बन रहे होते हैं, तो क्या करें हम? मतलब कि सिंपल रहते हुए वो जो 3 खाने खाने वाले लोग हैं उनको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि आप आसान चीज़ें जो घर में बना सकती हैं ख़वातीन वो बनाएं? ख़वातीन कहती हैं ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल कर दी है मॉर्निंग शो में बैठ के कि ये भी बनाए, ये भी बनाए। नहीं, घर का खाना देखिए आजकल वैसे ही ईटिंग आउट का कंसेप्ट इसलिए है। मैं कोई ये नहीं कह रही ना मेरा किसी के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, पर मैं कहती हूँ कि आप जब घर का खाना माँ या एक वाइफ या फिर एक बहन अपने बेटी इवन अपने हाथ से जब बनाती है, उसकी हाइजेनिक क्वालिटी और उसमें कंट्रोल मेजर्स, उसमें आपकी मोहब्बत, उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में हो। आपका पेट भी भरता है, आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने कोई एक अच्छा खाना जो मैंने घर से अपना जो खाया है। तो ईटिंग आउट का कंसेप्ट ऑलरेडी जो है वो 50 to 70% तक मेरे ख्याल से हो चुका है। पर जैसे हमारी ख़वातीन है तो उनको चाहिए कि घर में शामी कबाब, चप्पल कबाब, इवन किसी टाइम कुछ खाने के लिए नहीं भी है तो आप घर की बगैर छने आटे की रोटी का इस्तेमाल करें वज़न कम करने में। जो चॉकर वाली, आपको पता है चॉकर नॉर्मली लोग कहते हैं क्यों खाना चाहिए, ये वो फाइबरस डाइट है। फाइबर जितना ऐड करेंगे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, वज़न भी कम रहेगा। अच्छा, वैसे तो कहा जाता है जो डाइट प्लान देते हैं वो कहते हैं जी रोटी को तो आप माइनस ही कर देना, राइस को तो आप माइनस ही कर देना। देखिए जैसे मिलिट्री डाइट है ना, उसमें आपका चावल, चीनी, चिकनाई और रोटी, ये आपके 4 चीज़ें उसमें माइनस हैं। वो उन लोगों के लिए जिनका 100 kg प्लस वेट होता है, 100 किलो से ऊपर। हमारे लिए नहीं है, मतलब वो हमारे जो कुछ पुलिस अफसरान है जो 160 kg के भी करीब हैं, तो वो उनको बताया भी जाता है, वो फिर भी नहीं कर रहे। पेशेंट जो है वो ज़्यादा पुलिस ऑफिसर हैं जो 100 से अबव है, लेकिन हम लोग खा सकते हैं, मतलब रोटी चावल हम लोगों के लिए ठीक है। हम लोग अल्लाह ताला की ये पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमारे पास अल्लाह ताला ने ग़िज़ाई इजनास में हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के फल, सब्जियां, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज़ हैं
देखिए सिलेक्शन ऑफ फूड इज़ ऑल अबाउट यू। आप गए हैं, आपने देखा है कि ये फ्रेश नहीं लग रही, इस पर वो पानी लगा रहा है या इसकी फूड क्वालिटी ठीक नहीं है, आपकी फूड सिलेक्शन, आप एक बेकरी आइटम गए हैं, आपको कोई हेल्दी चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो आप वहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे। देखिए फूड सिलेक्शन, फूड क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कि आप उस एरिया में, कुछ लोग ऐसे एरियाज़ में बैठे हुए हैं उनको कहा जाए कि फिग्स, अंजीर ले लें या रेजिन ले लें, अपने ब्रेकफास्ट सीरियल में ऐड कर लें उसमें या इसमें, तो वो फिर वो अक्सर कहते हैं कि हमें अवेलेबिलिटी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी 20,000 या 10,000 के करीब माहवार तनख्वाह है, तो हाउ वी कैन अफोर्ड। एक और चीज़ भी है कि हमारे तक जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं पहुंचती। आप पहाड़ी इलाकों के लोगों को देखें, कितनी फ्रेश स्किन होंगी उनकी, और उनका एनर्जी लेवल हमसे कई ज़्यादा, और हमें इस टाइम एनर्जी लेवल ही रिक्वायर्ड है, हमें ज़रूरत है। सेकंड हर दूसरे इंसान का क्वेश्चन आजकल कि हाउ वी रेगुलेट अवर मेटाबॉलिज्म, और कैसे फास्ट किया जाए, एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि एनर्जी का ये होता है एकदम से आप कुछ भी हेल्दी नहीं लेते तो आप डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपको एनर्जी लूज, और आप बैठे बैठे आपको चक्कर आना और इस तरह की चीज़ें। अब बड़े हेल्दी लोगों का ये चलें जवेरिया, बहुत शुक्रिया, आप आई सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और जवेरिया ने हमें बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, ख़ास तौर पे बाकी चीज़ें तो ज़रूर हेल्दी फूड की तरफ ज़रूर जाएं, पानी का जो इनटेक है उसको प्लीज़ अब ज़्यादा कर दीजिए, गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो हम लोग अक्सर, हमें लगता है कि हम बहुत पानी पी रहे हैं लेकिन हम बहुत कम पानी पी रहे होते हैं, तो पानी जो है उसके इनटेक को ज़्यादा 8 से 10 गिलास तकरीबन जो है वो अपनी रोज़मर्रा में आप शामिल कर लें, तो आप फ्रेश भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, डिहाइड्रेट जो है वो नहीं होंगे। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और हम पहले भी बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था, उसके हवाले से खबर थी कि वफाकी रेवेन्यू बोर्ड FBR में 340 अरब रुपए मालियत के 1083 मनसूबे रजिस्टर करवाए गए हैं। इनके अलावा 292 आर्जी मनसूबे भी हैं जो बोर्ड में रजिस्टर करवाए गए हैं, जिनका तखमीना तकरीबन 43 अरब रुपए लगाया गया है। हाँ जी, ऐसा ही है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे चेयरमैन आबाद फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं, फ़याज़ इलियास साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी फ़याज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म के तामीराती शोबे के लिए पैकेज के तहत जो FBR में 340 अरब रुपए मालियत के 1083 मनसूबे रजिस्टर किए गए हैं, आपके ख्याल में कहा जाए कि जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है ये कामयाब रहा है? वालेकुम सलाम हमजा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो मौजूदा हुकूमत ने जो पैकेज अनाउंसमेंट किया था वो ड्यूरिंग द पैंडमिक जो है, हम बड़े पिछले 2020 में जो हम गुजर रहे थे जिस पैंडमिक से, तो अप्रैल 2020 में इस स्पेशल पैकेज का जो है अनाउंसमेंट और ये फैसिलिटेट किया गया इस इंडस्ट्री को, और लेटर ऑन जुलाई में आके कंप्लीट स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया इस इंडस्ट्री के लिए। और इसी साल में जो है ये जो हमारी मदर इंडस्ट्री है उन तमाम इंडस्ट्रीज़ की जिसको इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया, तो हम समझते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे फोकस है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। रीज़न बीइंग कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है और इस चीज़ का पता भी है कि अगर इस इंडस्ट्री में काम होना है तो इससे मुंसलिक मौजूदा मुंसलिक 70 से ज़ायद वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनका पहिया भी चलना है। तो जैसे कि अभी जैसे सेक्शन 111 के तहत और फिक्स टैक्स रिजीम में जो स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया गया, इसमें इस वक्त तकरीबन 1083 प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड हुए हैं, विच कम्स तकरीबन 340 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। फर्दर प्रोजेक्ट जो हैं वो इन पाइपलाइन है, और अभी आने वाले वक्त में, अभी देखें वी आर इन द मंथ ऑफ मई, और दिसंबर 2021 तक जो है ये अभी जो फैसिलिटेट किया गया है, जो कि एक्सटेंशन दिया गया था हमें पिछले साल 2020 में दिसंबर में ही, कि हमें 1 साल इसमें मजीद इसमें इजाफा किया गया। तो अभी बेतहाशा भी इसमें टाइम मौजूद है, और हम समझते हैं
कि जो अप्रूवल्स वगैरह का जो प्रोसीजर है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में इस पर भी पॉलिसी मेकिंग की गई और ख़ास तौर पे पंजाब है, KPK और बलूचिस्तान में जो है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत और वन विंडो सेल के तहत जो है वो अप्रूवल प्रोसीजर को जो है आसान बनाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। सिंध में भी बेशक काम हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि सिंध में मज़ीद गुंजाइश है इस पर काम करने की। अच्छा, फयाज इलियास साहब, ये भी बताइएगा, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोगों की दिलचस्पी का रुझान काफ़ी बड़ा है। रवां साल 30 जून के बाद क्या इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में मज़ीद तौसी का इम्कान है, और क्या इस हवाले से स्टेक होल्डर्स की हुकूमत से कोई मुलाकात हुई है? हमारी अगर देखें तो एक्सटेंशन हम समझते हैं कि दो तरीके के इसमें एक्सटेंशन है। मैं इसमें पूरी तफसील आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जिस वक्त ये स्पेशल पैकेज दिया गया उसमें एक तो था कि फिक्स टैक्स रिजीम जो कि उन तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए है कि जिनकी सेक्शन 111 कह रहे वो जायदाद या वो एसेट जो है वो अनडिक्लेयर्ड हैं, वो इसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं आप फिक्स टैक्स रिजीम के तहत रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं, जिसके तहत आपको किसी किस्म की FBR की तरफ से रजिस्टर्ड होने के बाद मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। और 1:10 के अगर आप का जैसे अगर 10 करोड़ रुपए का आपका अगर आपने टैक्स पे किया है तो उसका 10 टाइम्स जो है वो उसमें आपको बेनिफिट दिया गया है कि जिसमें आपको ना तंग किया जाएगा ना इस बारे में पूछगिछ की जाएगी। साइमल्टेनियसली इसी तरह से वो इंडिविजुअल क्लाइंट जो बायर जो एक मकान लेता है या अपार्टमेंट परचेज करता है उसके लिए भी जो है ये सेक्शन 111 के तहत छूट दी गई थी, जो कि दिसंबर 2020 में ख़त्म हुई थी और 30 जून 2021 तक इसको एक्सटेंड किया गया। हम समझते हैं एज एसोसिएशन और आबाद के तहत कि इस टाइम को भी मज़ीद बढ़ना चाहिए। अच्छा। और इसको भी दिसंबर 31 2021 तक एक्सटेंशन मिलनी चाहिए ताकि जो हर इंडिविजुअल जो बायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट इसका ले सके। बिल्कुल ठीक है। फयाज साहब, ये भी बताएं क्या मतलब 30 सितंबर 2023 से पहले तमाम जो मंसूबे हैं ये मुकम्मल करना होंगे, क्या ये भी मुमकिन हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि इस वक्त हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मौजूदा जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काम किए जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो चाहे वर्टिकल बिल्डिंग्स की हम डेवलपमेंट की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट्स जो है जो 2022 में जो ख़त्म होने थे, इसका प्रीवियसली टाइम था, इसको एक्सटेंड करके और दिसंबर 2023 तक का जो है इसमें भी टाइम एक्सटेंड किया गया। हम समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट की ये एक बड़ी ये अचीवमेंट है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक जो हम जिस फेज से गुजर रहे थे और साथ साथ जो है बड़े प्रेशर्स भी हम फेस कर रहे थे फ्रॉम FATF की तरफ से या IMF की तरफ से, लेकिन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिशों से इस पैकेज में एक्सटेंशन हमें दिया और मौजूदा सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंस्ट्रक्शन बेतहाशा हर लेवल पे काम किया जा रहा है और चीज़ें जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। फयाज, कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से सीमेंट ले लें, स्टील और पेंट की सनती पैदावार में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, क्या आप देख रहे हैं कि यही मोमेंटम 30 जून के बाद भी जारी रह पाएगा? बिल्कुल, ये मोमेंटम इसी तरीके से चलते रहना है। रीज़न बीइंग कि जो FTR के तहत जो प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसके अलावा वो प्रोजेक्ट्स भी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट काम हो रहा है और आगे अप्रूवल्स जो हो रही हैं उसके तहत तो मैं समझता हूँ 2021 इज़ अ गेम चेंजर है इस इंडस्ट्री के लिए और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से काम हो रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे लिए इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो इस वक्त मौजूदा प्राइसेस ऑफ सीमेंट है या हम स्टील की हम बात करते हैं तो बहुत बेतहाशा ये प्राइसेस बढ़ चुकी हैं इसमें ये, और इस इजाफे की वजह से हमें आगे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग जो प्राइम मिनिस्टर की जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है और जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन काम किया जा रहा है उसमें बड़ा लोगों को इफेक्ट आएगा। तो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट से पिछली भी जो मीटिंग्स होती रही हैं उसमें हमसे कहा था कि जो ड्यूटीज़ की जो एप्लीकेशन है कि जो उसमें रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं या एडिशनल रेगुलेटरीज जो ड्यूटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है विद इन रेंज और काम किया जा सके और ताकि ये प्रोजेक्ट्स भी अपने टाइम पे मुकम्मल हो सकें। ठीक है फयाज इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और बड़ा अहम मामला ये था और दूसरा एक और बड़ा अहम मामला है इशाल, वो व्हाट्सएप को लेके लोग खास से कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या है, ये क्या पॉलिसी अपडेट हो रही है जिसके बाद पता नहीं क्या मुश्किलात हो जाएंगी, कहीं हमारा अकाउंट तो डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगा, डिलीट तो नहीं कर दिया जाएगा। हाल ही में व्हाट्सएप की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें तस्दीक की गई है कि व्हाट्सएप सारिफीन के ज़ाती पैगामात
नहीं देख सकता और ना ही कंपनी नई पॉलिसी कबूल ना करने पर सारिफ का अकाउंट डिलीट करेगी, क्योंकि सारिफ जब चाहे नई पॉलिसी को कबूल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जब आप व्हाट्सएप लगा रहे हैं तो अक्सर एक विंडो सी सामने आ रही है, एक पेज सा सामने आ रहा है कि जिसके ऊपर पॉलिसी के हवाले से आपने अगर उसको एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने क्या एक्सेप्ट किया ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों एग्री नहीं कर रहे, क्या सवालात आपके दिमाग में हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि इससे कभी व्हाट्सएप इंतजामिया ने नई प्राइवेसी पॉलिसी कबूल ना करने की सूरत में सारिफ को मुतअद्दिद फीचर से महरूमी और अकाउंट बंद करने का इंदिया भी दिया था, लेकिन अब जो है वो व्हाट्सएप इंतजामिया बैकफुट पे गई है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सारिफ चाहे तो वो प्राइवेसी पॉलिसी को माने और अगर ना चाहे तो वो इसको एक्सेप्ट ना करे। किसी भी सूरत में जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं किया जाएगा, ना ही जो मुख्तलिफ फीचर्स थे उनसे महरूम अच्छा, अब जो फीचर्स की बात हो रही थी वो मरहला वार जो है बात की जा रही थी। जो पहले एक बयान सामने आया था कि जी पहले जो है चैट से महरूम कर दिया जाएगा, कॉल से महरूम कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसको ही डिलीट कर दिया जाएगा। अब लोगों के जहनों में ये भी सवाल था कि जब चैट का मामला आया था कि जी कि आपकी चैट को व्हाट्सएप पढ़ सकेगा, फिर लोग खासे परेशान थे, जिस पर व्हाट्सएप की जानिब से वजाहत सामने आई थी। अब ये जो हमने प्राइवेसी पॉलिसी नई है इस पे एग्री करना है नहीं करना है, क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या मसाइल नहीं हो सकते, क्या ये नॉर्मल सी बात है? अगर कर लिया जाए तो आपकी जो प्राइवेसी है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिल, जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें करना क्या चाहिए। उसामा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसामा, क्या करना चाहिए? बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या अकाउंट डिलीट हो जाएगा अगर हम नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उससे? नहीं जी, अकाउंट डिलीट नहीं होगा। इसमें मेरे ख्याल से 4 महीने आपके पास और है कि आप एक्सेप्ट करें इन चेंजेस को। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं। बेसिकली जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है वो व्हाट्सएप और बिजनेस के अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी पढ़ सकेंगी उस कम्युनिकेशन को, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस अकाउंट के साथ। अच्छा। अगर और जो आपकी प्राइवेट चैट है वो चैट प्राइवेट ही रहे। तो ये अपडेट व्हाट्सएप लाया था। इससे शोर इसलिए मचा क्योंकि 2016 में व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा तब्दील किया था और वो जो है इस साल ज़्यादातर लोगों को मालूम हुआ जब इन्होंने हर यूज़र से पूछा कि क्या आप अपडेट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो उसमें यही है कि आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़र डेटा जो है फेसबुक के साथ और व्हाट्सएप एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो जिस तरह आपकी प्रोफाइल फ़ोटो हो गई, आप कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, आप किस वक्त व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप वाईफाई कनेक्शन कौन सा है, आपकी डिवाइस कौन सी है, इसे मेटा डेटा कहा जाता है। और ये सारा डेटा शेयर होता है। लेकिन जो आपकी प्राइवेट ग्रुप चैट्स हैं और 1-to-1 चैट्स हैं उनका कंटेंट या व्हाट्सएप कॉल्स का कंटेंट वो अभी भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है। अच्छा उसामा, फिर इससे सारिफ को नुकसान क्या है? क्या उसकी प्राइवेसी को कोई किसी किस्म का कोई खदशा है, कोई इस तरह की सोच है इसके अंदर कि किसी किस्म की कोई प्राइवेसी जो डिस्टर्ब हो सकती है? जी, अगर आप बिजनेस अकाउंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंटेंट ऑफ दैट चैट और जो आपका दीगर इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के अलावा थर्ड पार्टीज भी एक्सेस कर सकते हैं और इसमें वक्त ही बताएगा कि क्या रिस्क है। लेकिन हमने अच्छा उसामा, उसमें आपसे ऑप्शन मांगी जाएगी, उसमें आपसे ऑप्शन मांगी जाएगी कि आपका जो डाटा है वो एक थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा रहा है या फिर फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा है या फिर खुद ब खुद हो जाएगा? वो अगर आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, उससे आपसे सिर्फ इस पॉलिसी से आप जब अग्री कर लेंगे उसके बाद वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है उसामा, हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। हम मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अग्री करते हैं पढ़े बगैर, तो ये जो व्हाट्सएप हमें बता के कर रहा है उसमें हमें इतना ही परेशान होना चाहिए या ये रूटीन है और आगे हम जितनी भी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी वक्त ऐसा कुछ कर सकती हैं? मेरे ख्याल से हमें हर ऐप से परेशान होना चाहिए क्योंकि जिस तरह आपने कहा हम देखते नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, हम एक्सेप्ट दबा देते हैं। लेकिन देखिए इसमें काफ़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आपको याद हो 3 साल पहले फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका हैक मालूम हुआ था जिसमें इलेक्शन एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा इस्तेमाल हो रहा था, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था फेसबुक पे एड्स के थ्रू, आपको मालूम भी नहीं था। तो इसके काफ़ी डिफरेंट जो है कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं
और इसका सोल्यूशन यही है कि हम कोशिश करें हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स जो है वो मैक्सिमम पे रहें, हमें मालूम हो क्या डेटा शेयर कर रहे हैं और एटलीस्ट हमें पता तो हो ना कि कौन सा डेटा लोग देख रहे हैं कौन सा नहीं देख रहे। तो मेरे ख्याल से इसकी ये जरूरत है। और दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारा प्राइवेट डेटा किसके हाथ में जा रहा है। तो 2 साल पहले पाकिस्तान में भी एक राइड शेयरिंग सलीम ऐप का डेटा हैक हुआ था, हमें अभी तक नहीं पता वो सारा डेटा किसके हाथ में गया। आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी जो है लोकेशन इंफॉर्मेशन हो गई, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये काफी जाती डेटा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एहतियात करना उसामा, हमें ये बताएं कि अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अग्री नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं कि जो चाह रहे हैं कि देख रहे हैं अभी इस चीज़ को कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या अगर अकाउंट डिलीट कल को कर दिया जाता है 4 माह बाद 6 माह बाद, तो इसका नुकसान भी व्हाट्सएप को ज़्यादा नहीं होगा? लोगों का एतबार उठ जाएगा। देखिए उनका तकरीबन 3 बिलियन यूजर है, तो बहुत ज़्यादा यूजर है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उनका जो है इम्पैक्ट काफ़ी हो रहा है और इसी वजह से इन्होंने डिले किया था। जनवरी में इन्होंने अनाउंस किया था, फिर इन्होंने मई तक डिले कर दिया कि आप एक्सेप्ट करें। इसके अलावा जो सिग्नल एप्लीकेशन है जो काफ़ी ज़्यादा और सिक्योर है, प्राइवेट है, और जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है उनके सर्वर क्रैश कर गए क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सएप डिलीट करके सिग्नल और टेलीग्राम का इस्तेमाल करना। तो व्हाट्सएप इसका इम्पैक्ट तो हुआ है। अभी इन्होंने कहा ये डिलीट नहीं करेंगे, 4 माह के बाद आप कुछ फीचर्स इस्तेमाल नहीं करते। आपको अगर मैसेज आए आप उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कॉल आए आप उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन आप नई चैट नहीं शुरू कर सकते। अच्छा। तो इस किस्म की ट्वीट ही करेंगे ताकि यूजर बोले अच्छा यार ये तो नहीं मान रहे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो उसामा अब तो जैसा कि अब तो व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से बैकफुट जाने के जो मैसेजेस है वो भी मौसूल हो रहे हैं कि आप इस तरह का कुछ भी जो आपको प्राइवेसी है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं रहा। तो क्या अब हम ये समझे कि मामला ठीक हो गए, नॉर्मल है सब कुछ, या फिर अभी भी खदशात बरकरार हैं? नहीं, ये एक डिले टैक्टिक है कंपनी की। देखें पहले काफी शोर मचा और उनका चलो 3 महीने बाद इसको कर लेते हैं, तो लोगों को लगा अच्छा कुछ बदल गया है, शोर कम हो गया, अभी लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है। अभी ये आगे ये दोबारा से यही करेंगे, ठीक है आप अभी एक्सेप्ट ना करें 4 महीने, 4 महीने के बाद आपका व्हाट्सएप फंक्शनैलिटी जो सही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लोग ना एक्सेप्ट करें शायद 1-2 महीने और दे दें। मेरे साथ ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, लेकिन इसका हल यही है कि आप ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन जैसे सिग्नल बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशंस की जानिब चाहें। बहुत शुक्रिया आपका उसामा खिलजी, आप मौजूद थे और हमें जो है एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर कंपनी अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर है तो हमें भी वेट एंड सी की पॉलिसी पर ही हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये अभी मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 4 महीने मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं तो मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और जिस तरह से उसामा भी कह रहे थे उन्होंने खुलकर तो वो बात नहीं की है, लेकिन वो भी वेट एंड सी की तरफ ही हैं कि देखा जाए कि हो क्या रहा है, अभी कंपनी सोच क्या रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमें थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त हम मौसम की भी बात कर लें, हम जाते जाते उसके लिए भी बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। मौसम बहुत गर्म और खुश्क रहने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बताए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब का कहा जा रहा था कि जनूब मशरिक सिंध में जो मौसम है वहाँ पर थोड़ी गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी, आंधी तूफान भी होगा। तो जो पंजाब का मौसम है वो तो गर्म रहने की ही नवीद सुना दी गई है। अच्छा, खैर खित्ता पोटोहार की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, उसके मौसम के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश जो है उसका इम्कान है। लेकिन हम कराची की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हम सिंध की बात कर रहे हैं। पहले तो तूफ़ान का खदशा मौजूद था, लेकिन अब वो खदशा टल चुका है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर सिंध में देख लिया जाए मौसम कैसा रहेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मौसम कैसा रहेगा, मज़ीद कितने दिन हमें जो है ये गर्मी देखने को मिलेगी कराची में ख़ास तौर पर? कराची में भी आज भी जो है वो दर्जा हरारत मामूल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन कल से जो है कराची में सी ब्रीज इंशाल्लाह सेट हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। अच्छा, ज़हीर अहमद बाबर साहब ये भी बताइएगा, बताया जा रहा है कि जनूब मशरक़ी सिंध में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी, आंधी तूफान भी होगा, मौसम वहाँ पर कैसा रहने की उम्मीद है? कोई बारिश के इम्कानात भी हैं वहाँ पर? दरअसल गुजरात कोस्ट के ऊपर, इंडियन गुजरात कोस्ट के ऊपर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ने जो कल रात तक था वो हिट कर गया है गुजरात कोस्ट को और वो लैंड पे आ गया है। उसकी पेरिफेरी में या उसके सराउंडिंग्स में आने की वजह से
सिंध के साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है उत्तर पारकर, बदीन, ठट्ठा वगैरह, यहाँ पे जो है वो आज रात और कल जो है वो तेज़ हवाएं आंधी और उसके साथ जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा कल तक। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर दोबारा मौसम खुश्क और गर्मी हो जाएगा मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में, खासतौर पर सिंध के ज़्यादातर इलाकों में। ठीक है ज़हीर साहब, ये बताइएगा अनयूजुअल सा इवेंट हुआ, वो तूफ़ान वाला मामला था जिसके बाद हमने देखा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कल से मौसम जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, हम यही समझें कि जो मई वाली गर्मी है वही पूरे पाकिस्तान में पड़ रही होगी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा पिछले सालों से? जी बिल्कुल, ट्रॉपिकल साइक्लोन कल से जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव कर जाएगा। आज भी हिट किया गया और नॉर्थ का ट्रैक जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड्स है। तो कल से जो है जो मई की जो नॉर्मल सूरत हाल है, इसी तरह कराची के टेम्परेचर्स भी कल से जो है इंशाल्लाह मामूल के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताएगा कराची में हीट वेव का खदशा था, कब तक बरकरार रहेगा ये कि हीट वेव के इम्कानात कब तक हैं, कब तक मौसम जो है थोड़ा रूटीन में आना शुरू होगा? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज जो से कल से जो है वो कराची के टेम्परेचर जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाएंगे और जो शदीद गर्मी की लहर है वो काफ़ी हद तक कल से सबसाइड कर जाएगी। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से अब रहे थे और मौसम की सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उस बारे में आपने बताया। यानी कि कल से कराची वाले जो हैं, सिंध वाले, बाकी भी जो शहरों से, इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको कुछ सुख का सांस मिलेगा। ये जो साइक्लोन की वजह से कुछ मौसम जो है ज़्यादा गर्म हो गया था, 43 डिग्री सेंटीग्रेड आज का बताया जा रहा था कराची का, उन्होंने भी जिस तरह से बताया कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसी मई के अंदर गर्मी होती है वैसे ही मौसम जो है वो फिर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और हम लोग, मेरे ख्याल में हमें इजाज़त देनी चाहिए अब प्रोग्राम से। हम लोग कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई सुबह के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे